द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना साथी एक बार फिर उपस्थित हूं गुरुकुल क्लासेज गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए भूगोल की जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसको दिन प्रतिदिन गति प्रदान कर रहे थे। हम भूगोल के एक टॉपिक से संबंधित आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं और एक जो हमारा टॉपिक रहा था वो था राजस्थान का सामान्य परिचय। आज उसी क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और हमने राजस्थान का दूसरा टॉपिक लिया है, वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं आ पाए हैं आपके शेयर के माध्यम से आप उनको बुलाने का कार्य करें। मैं देखता हूं कुछ साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैं कहूं विष्णु कोहली बयाना से हमारे साथ है, पूजा सैनी है, बिल्कुल नमस्कार सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग भैया। चेतराम मीना हमारे साथ में है, विष्णु, पूजा, कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुका है, बिल्कुल भैया सभी के लिए राधे राधे। मुनेश हमारे साथ में, मनीषा बिल्कुल नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या हमारी तरफ से। जुड़े रहिएगा अंत तक और देखिएगा उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज आप भी ये कहोगे कि सर आज आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की इतनी जानदार और इतनी शानदार जो प्रश्नोत्तरी तैयार की है कि हम ये कह सकते हैं कि यहां से मैटर आने की, कहने का मतलब है कि पेपरों में प्रश्न आने की पूरी पूरी बेहद संभावना है। बिल्कुल सभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग भैया। बिल्कुल दिनेश मीना हमारे साथ में है, KR किरण मीना हमारे साथ में है, मनीष है, दीनदयाल धौलपुर, बिल्कुल गुड इवनिंग भैया सभी के लिए राधे राधे। चलते हैं, बढ़ाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, प्रश्नों की तरफ, और देखते हैं कि कौन सा प्रश्न किस तरह की लैंग्वेज में है और उसी लैंग्वेज में हमें अपना आंसर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो संदर्भ टॉपिक आप लोगों के सामने है और वो है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, कहने का मतलब है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइएगा आज की क्लास के लिए। और तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कह रहा है कि बताइए जो हमारा राजस्थान है उस राजस्थान का मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसे प्राक ऐतिहासिक काल में किसका भाग या फिर किसका अवशेष माना जाता था? क्या हम इसे गोंडवाना लैंड का अवशेष मानते थे, या फिर इसे टेथिस सागर का मानते हैं, या फिर इसे न्यू फाउंडलैंड का अवशेष मानते हैं, या फिर इसे अंगारा लैंड का अवशेष मानते हैं? बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि क्या कह रहा है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष माना जाता है? क्या उसे अंगारा लैंड का अवशेष माना जाता है, क्या उसे गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, या फिर उसे भैया टेथिस सागर का अवशेष मानते हैं, या फिर उसे न्यू फाउंडलैंड का अवशेष माना जाता है? मैं देखता हूं कुछ मेरे साथी बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, शायद आज विद्यार्थियों की संख्या और दिन के बजाय अभी कम नजर आ रही है, तो सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के पास में। बिल्कुल भैया देखते हैं, दिनेश मीणा, दीपक, पूजा, नीलू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक आंसर आ चुका है सभी विद्यार्थियों का, लेकिन आपने तो अपना आंसर दे दिया है साथियों। आगे की तरफ देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत तगड़ी बात बताने वाला हूं कि किस प्रकार से भौगोलिक विभाजन किया गया है। मैं बात करूंगा आप लोगों से, ऐसा माना जाता है कि अब जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के 71% भाग पर जल की मात्रा है और पृथ्वी के साथियों 29% भाग पर स्थल की मात्रा है। और आप लोग जानते हो कि जो 71% जल है उसे 5 महासागरों के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं? 5 महासागरों के रूप में। और साथियों जो जल है उसे हम लोग 7 महाद्वीपों के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है, एक भूगोल वेत्ता हुए थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, और अल्फ्रेड वेगनर ने यह बताया है कि आज जो 7 के 7 महाद्वीप हैं वो 7 के 7 महाद्वीप पहले एक हुआ करते थे, और जब ये एक थे तो इसे जो नाम दिया गया था
वो था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया नाम दिया गया था। और इस पेंजिया के चारों ओर जो विशाल जलराशि उपस्थित थी, चारों ओर जो पानी उपस्थित था साथियों, उसका नाम दिया गया था पेंथालासा। क्या नाम दिया गया था? पेंथालासा नाम दिया गया था। भूमि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पानी के ज्वारीय बल के कारण ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। दो भागों में क्या हो गया भैया? विभाजित हो गया। टूटने के बाद में बीच में जो जलराशि उत्पन्न हुई उसका नाम रखा गया टेथिस सागर। क्या नाम रखा गया? टेथिस सागर नाम रखा गया। और याद रखना, यहां पर ऊपर का जो भाग था इसका नाम रखा गया साथियों अंगारा लैंड, और नीचे का जो भाग था उसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। तो याद रखना कि हमारे पास में जो थार का मरुस्थल है, जिसे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, इसे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। जिन विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन नंबर 2 था, कहने का मतलब है कि जिन्होंने टेथिस सागर आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही दिशा की ओर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? ये लो भैया, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में बिल्कुल दिनेश मीणा जी, जिसका आपको इंतजार था वो सबके सब यहां पर उपस्थित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं मेरे साथी आंसर दे रहे हैं। लवकुश मीणा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है भैया हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जुड़ते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए और देखते रहिए धमाकेदार सीरीज। क्या चल रहा है कि राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? क्या उसमें राजस्थान की 61.11% जनसंख्या निवास करती है? क्या उसमें राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है? या फिर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है? या फिर राजस्थान की 58% जनसंख्या निवास करती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान की, कहने का मतलब है थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बिल्कुल बिल्कुल, संख्या में बिल्कुल ऐसे ही भैया आप लोगों की जो उपस्थिति है वो हमें चाहिए। बिल्कुल शेयर करते रहो, आप सबका सहयोग ही हम सबके लिए, और बिल्कुल हमारा सहयोग आप सबके लिए। आंसर दे रहे हैं साथी। पूजा सैनी बता रही है कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। इसके बाद में कुलदीप, मोनिका बैरवा, चेत्रा मीणा, दिनेश मीणा, प्रिंस मालवीय, दीपक, लवकुश मीणा, कुलदीप लकवाल, मनमोहन मीणा सवाई माधोपुर से। बिल्कुल दीपक, दिनेश मीणा बड़ा शानदार और लाजवाब आंसर हमारे लिए दे रहे हैं कि सर कर दीजिएगा। किसको भैया? क्या मैं 60.11 को लॉक करूं, या 39% को लॉक करूं, या 40 को करूं, या 58% को लॉक करूं? थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितनी जनसंख्या है? तो आप कहोगे कि सर थार का जो मरुस्थल है उसके अंदर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा प्रदेश? थार का मरुस्थल, जिसे हमारे यहाँ पर रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, इसी थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चुलिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चुलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया है, 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। बीच में होकर के जाने वाली जो पर्वतमाला है साथियों, वो हो जाएगी आपकी अरावली पर्वतमाला। कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है उसी को कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। इस थार के मरुस्थल के अंतर्गत हमारा राजस्थान जो है, यह राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। यदि हमसे इस क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लेता कि बताइए थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है क्षेत्रफल के अनुसार,
तो 61.11% हो जाता। जनसंख्या की बात की गई है तो साथियों याद रखना 40% जनसंख्या निवास करती है। जिन मेरे साथियों ने ऑप्शन नंबर सी को आंसर किया था यानी कि 40% जनसंख्या बताई थी, उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भैया। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? देखते हैं मेरे प्यारे साथी क्या इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय क्षेत्र में माना है। मेरे साथियों राजस्थान के अंदर जब हम जिलों के अनुसार बात करते हैं तो जिलों की स्थिति के अनुसार हमारे राजस्थान में जिले घटते और बढ़ते रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से बात करूं, कुछ समय पहले यानी कि अब से लगभग 1-2 महीने पहले राजस्थान में जिलों की संख्या 50 कर दी गई थी। उससे पहले की मैं बात करता हूं तो राजस्थान में जिलों की संख्या 33 हुआ करती थी। वर्तमान समय की बात करता हूं तो राजस्थान में जो जिलों की संख्या है मेरे साथियों वो 41 है। और कितने संभाग हैं? 7। बिल्कुल बाबा के लाडले भैया गुड इवनिंग। बिल्कुल प्रिंस मालवीय बोल रहा है कि सर ऑनलाइन क्लास के लिए पासवर्ड चाहिए क्या? नहीं भैया, ये जो क्लासें हैं हमारी, ये क्लासें यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल आप लोगों को फ्री दी जा रही हैं। एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन पर जो हमारी क्लासें हैं वहां आपके लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यहां पर क्लास लेने के लिए कोई पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमारे साथी यहां पर जुड़े हुए हैं सभी क्लास को शेयर कर दो। और मुझे नजर आ रहा है कि जितने विद्यार्थी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, अभी आप लोगों ने हमारे जो वीडियो है उसको लाइक नहीं किया। मुझे लाइक के निशान तो कम और मुझे आपके जो स्टूडेंट हैं उनकी तो काफी संख्या नजर आ रही है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। क्वेश्चन की तरफ देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को, राजस्थान के जिलों की संख्या पूछी है, मरुस्थलीय माना है। क्या राजस्थान के 12 जिले होंगे? क्या राजस्थान के 13 जिले होंगे? क्या राजस्थान के 17 जिले होंगे? क्या राजस्थान के 22 जिले होंगे? राजस्थान के कितने जिले हैं जिनको हम लोग मरुस्थलीय मानेंगे? तो मेरे साथी आंसर दे रहे हैं। दिनेश, मीणा, दीपक बता रहे हैं कि सर 13 को लॉक कर दिया जाए। लवकुश, मीणा जी सर बिल्कुल भैया, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा कि राजस्थान के कितने जिले हैं जिनको मरुस्थलीय माना गया है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, यदि हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के, तो याद रखना कि लगभग मैं आप लोगों के लिए बताऊं कि वर्तमान राजस्थान के हम कह सकते हैं कि सर 13 जिले हैं, या फिर याद रखना ऑप्शन में 14 होता तब भी हम सटीक कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सटीक आंसर जाता है, बिल्कुल सही दिशा में आंसर जाता है कि वर्तमान में राजस्थान में लगभग 13 या 14 जिले ऐसे हैं जिनको भैया क्या माना जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जिन विद्यार्थियों ने आंसर दिया था, प्रिंस मालवीय जी बता रहे हैं कि सर संख्या 17 भी हो सकती है। भैया मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जब राजस्थान में 50 जिले थे तब बिल्कुल किसी गाइड में 17 दिए गए थे, किसी में 18 दिए गए थे, किसी में 19 भी दिए गए थे। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जिलों की संख्या घट चुकी है और अब जो हमारा डाटा है वो रहेगा 13 या फिर 14 जिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राजस्थान के रेतीले शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? क्या 25 सेंटीमीटर रहेगी? क्या 75 सेंटीमीटर रहेगी? क्या 10 सेंटीमीटर रहेगी? क्या 50 सेंटीमीटर रहेगी? कितने सेंटीमीटर की रेखा है? बिल्कुल भैया प्रिंस मालवीय जी बता रहे हैं। भैया आप 2013 की रिपोर्ट में मत जाओ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये 2025 चल रही है। 2013 के राजस्थान के भूगोल में और 2025 के राजस्थान के भूगोल में जमीन आसमान का फर्क हो गया है मेरे मुन्ना। हर एक चीज परिवर्तित हो गई है। कृषि गणना को ले लो, पशु गणना को ले लो, वनों की रिपोर्ट को ले लो, राजस्थान के अपन जिलों की बात करें, संभागों की बात करें, काफी समय परिवर्तित होने के साथ साथ में
भूगोल में भी काफी टॉपिकों में हमें परिवर्तन देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान के रेतीले, शुष्क और अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसको कौन सी वर्षा रेखा जो है वो विभाजित करती है? क्या 25 सेंटीमीटर करेगी, क्या 75 सेंटीमीटर करेगी, क्या 50 सेंटीमीटर करेगी, क्या 10 सेंटीमीटर करेगी? कौन से सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है मेरे साथियों जो हमारे राजस्थान को? अच्छा, बिल्कुल कुलदीप लखवाल, दीपक, नीलू, मीणा, कुलदीप लखवाल, अभी गुर्जर हमें बता रहे हैं कि सर 25 सेंटीमीटर को लॉक कर दिया जाए। इसके अलावा दीनदयाल धौलपुर भी यही बता रहे हैं कि सर 11, दीपक जो है वो 25 बता रहा है, कुलदीप लखवाल 25 सेंटीमीटर, विष्णु ये जो है हमारे साथ बयाना से जुड़े हुए हैं, पता नहीं। अच्छा, एक का ऑप्शन हमें बता रहे हो, आपने तो भैया एक एक के इतने कर दिए कि यहाँ पर हमको ये लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। एक बार में एक ही एक लिख दिया करो भैया, हमें समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 दिया है। बिल्कुल, शीतल हमारे साथ में है, ये भी यही बता रही हैं। शमे मीना है कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ये सही है। आप लोग बता रहे हो कि सर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ये हमारे राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटने का काम करती है। जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे कहेंगे शुष्क, और जहां पर 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे कहेंगे अर्ध शुष्क। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, पूरा का पूरा काफिला मैंने कहा कि एक साथ। बिल्कुल भैया, विष्णु प्रणाम भैया, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिल्कुल मैंने कहा कि पूरा का पूरा काफिला ही 25 सेंटीमीटर की तरफ दौड़ लगा रहा है। बिल्कुल आप सबका सटीक आंसर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो रेखा है जो हमारे राजस्थान के मरुस्थल को कितने भागों में बांटने का काम करती है? आप कहोगे कि सर 2 भागों में बांटने का काम करती है। मान के चलो ये आपकी अरावली पर्वतमाला हो गई। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि आपका जो मरुस्थल है उसे 2 भागों में बांटने का काम जो करती है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। याद रखना, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का मतलब है कि जिधर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मेरे साथियों उसे कहते हैं शुष्क मरुस्थल, और जिधर 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो याद रखना कि ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसको विभाजित करने वाली जो रेखा रहेगी वो रहेगी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए व्याख्या से समझाए जाते हैं उनका स्क्रीनशॉट साथ में लेते चला करो। पता नहीं कौन सा स्क्रीनशॉट हमारे कब दिमाग के अंदर एग्जिट आंकड़े लेकर के याद रह जाए, क्योंकि जो फोटो हमारे फोन में पड़े रहते हैं कभी कभी काफी सारी चीजें हमें वहां से भी सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोनों का हमें सटीक दिशा में उपयोग करना है। जो आप लोग अपने पास में रखते हो, जिसे हमारी मूल भाषा में कहूं, आप लोग कहते हो कि सर दूरभाष यंत्र, बिल्कुल इनका जितना ज्यादा सटीक उपयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ भैया। दिलकुश मीना बता रहा है कि रात हो गई। बिल्कुल दिलकुश मीना जी, रात तो हो गई, लेकिन हमने जो अपना संकल्प ले रखा है कि हर घर में सरकारी नौकरी, वो हम तभी अपने संकल्प को पूरा कर पाएंगे जब हम रातों में जगेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे, नींद वो नहीं होती जो सोने के, यानी कि सॉरी, सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है। मेरे प्यारे, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। इस कारण रात हो, सुबह हो, चाहे शाम हो, हमें अपने सपने को देखते हुए, हमें हमारे टारगेट को देखते हुए कार्य करना है। अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भैया कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा है? बिल्कुल शानदार और जानदार क्वेश्चन फिर आपके बीच में कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश पूछा है। कल मैं आप लोगों के लिए एक सारणी बनवा करके गया था कल की क्लास में, और वहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कि कौन सा भौतिक भाग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है और उस भौतिक भाग के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो मेरे साथियों, चाहे आपसे वो क्षेत्रफल के अनुसार पूछ ले, चाहे आपसे वो जनसंख्या के अनुसार पूछ ले, आप लोगों का आंसर हर स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे हो पूजा सैनी कि बाबू सोना के लिए भी करते हैं बहुत से लोग? मेरे
साथियों मैं आपके लिए बताऊं रे मुन्नाओ, कुछ नहीं रखा बाबू सोना, जिंदगी भर रोना। पढ़ लो रे, क्या करोगे बाबू सोनाओं का, नौकरी लग जाएगी तो हजारों हैं, नहीं लगेगी तो अपनी भी कोई और ले जाएगा। पढ़ने पर ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं रखा इन बातों के अंतर्गत। देखिएगा कोई ले जाएगा, अंत में कहते डोलोगे कि तुम बुलाना अपनी शादी में, मैं आऊंगा जरूर। बिल्कुल, ऑफलाइन क्लासों में कहता भी रहता हूं, मोबाइल से संबंधित। आगे देखिएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा रहेगा। मेरे प्यारे साथी आंसर दे रहे हैं। बेसला म्यूजिक स्टूडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि सर ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दो। दीपक, विष्णु बयाना, नीलू मीना, दीनदयाल धौलपुर, प्रिंस मालवीय, मुनेश लोदवाल जी हमारे साथ में है। दिनेश मीना, मुनेश लोदवाल, नीलू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीलू मीना ऐसी कोई बात नहीं है ज्यादा सीरियस होने वाली, अब जो है वो तो है ही। आगे देखिएगा, प्रिंस मीना बता रही है कि सर 7% भाग पर फैला हुआ है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, हमारे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो भौतिक भाग रहेगा वो रहेगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसी प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे कि सर इसी को हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो लगभग में कह सकते हैं कि यह 7% भाग पर फैला हुआ है। यदि हमसे पूछ लेता कि बताइए सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो याद रखना सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश होगा वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। यह कितने भाग पर फैला हुआ है? तो याद रखना कि यह 61.11% भाग पर फैला हुआ है। लेकिन मेरे साथियों, यहां आपका सटीक आंसर जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है यह राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश रहेगा। तो जिन मेरे साथियों ने आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बता रहा है? विष्णु कह रहा है कि सर मेरी कोई बाबू नहीं है। कोई दिक्कत नहीं विष्णु, पहले सरकारी नौकरी प्राप्त करो मेरे बेटा, उसके बाद में देखेंगे इन सारी चीजों को। कहते हैं ना कि भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, लेकर के फोन युवा रजाई में पड़ा है। सुना है कि भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, लेकर के फोन युवा रजाई में पड़ा है। संस्कृति के देश में ये कौन आ गई? सीता के देश में श्रीदेवी छा गई? कोई नहीं, हो जाएंगे सारे काम, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों आपके सामने, कि राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेड 2 तक आ चुका है ये क्वेश्चन, कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप है। क्या मेरे साथियों वो जिला आपका चूरू रहेगा? क्या वो जिला आपका जैसलमेर रहेगा? क्या वो जिला आपका बीकानेर रहेगा या फिर जोधपुर रहेगा? इंतजार है मुझे आंसर का कि इसका क्या आंसर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ने आंसर देने की शुरुआत भी कर दी है। अंशिका मीना बता रही है कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। कुलदीप बता रहा है कि गजब लाइन सर जी, थैंक यू भैया, कोई नहीं चलते रहते हैं। मनमोहन मीना का आंसर आ चुका है कि सर ऑप्शन नंबर 3। नीलू मीना, प्रिंस मालवीय, अंशिका राणा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया चैनल पर। लेकिन अभी मुझे और दिन की बजाय विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी कम नजर आ रही है। एक बार पुनः फिर जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को भैया शेयर जरूर कर दें। बता दिया जाए कि गुरुकुल क्लासेज गंगापुर सिटी पर भी अब एक वो टीम उपस्थित है जो हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति खड़ा करने का बिल्कुल कटिबद्ध रूप से कार्य कर रही है गंगापुर सिटी के अंतर्गत। तो देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्या वो जिला चूरू रहेगा? क्या वो जिला जैसलमेर रहेगा? क्या वो बीकानेर रहेगा? क्या वो जोधपुर रहेगा? मेरे प्यारे साथी कुछ बता रहे हैं, जैसे कि विष्णु है कि सर चूरू को लॉक कर दिया जाए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसने पेपर में यानी कि प्रश्न के अंदर ये नहीं पूछा है कि हमारा जो राजस्थान है उसमें सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहां पर बनते हैं।
इसमें यह पूछा था कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रकार के बालुका स्तूप कहां पर पाए जाते हैं। तो याद रखना, सर्वाधिक प्रकार के जो बालुका स्तूप हैं, क्या कहूंगा कि सर्वाधिक प्रकार के जो बालुका स्तूप हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि बालुका स्तूप होते क्या हैं। बालुका स्तूप मेरे साथियों, जो वहां पर रेत के टीलों की जो आकृति बनती है, रेत के जो टीले होते हैं और रेत के टीलों की जो आकृति बनती है, जैसे कि हम कहते हैं कि सर रेत के जो टीले होते हैं उन टीलों को तो धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। और आप लोगों ने एक कविता भी सुनी होगी और वो कविता आती है धरती धोरारी। कौन सी आती है? धरती धोरारी आती है। एक बार तो सीधा सीधा प्रश्न यही आ गया था कि बताइए धरती धोरारी को लिखने वाले व्यक्ति कौन है। तो साथियों याद रखना, धरती धोरारी को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं कन्हैयालाल सेठिया। कौन है भैया? कन्हैयालाल सेठिया हैं। और याद रखना, कन्हैयालाल सेठिया जी का संबंध कहां से है? तो आप कहोगे कि सर इनका जो संबंध है वो सुजानगढ़ चूरू से है। तो याद रखना कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं मेरे साथियों, वो आपके जोधपुर में। कहां पर पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने आंसर जोधपुर दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कहना चाहता है और करते हैं अगले क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि बालुका स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो बालुका स्तूप है, बिल्कुल सभी के लिए राधे राधे। वैसे राधे राधे बोलने का काम विष्णु भैया हमारे बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल। आगे देखिएगा कि बालुका स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा जो है वहां की, उस स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। क्या बालुका स्तूपों को जैसलमेर के अंदर खू कहते हैं? क्या बालुका स्तूपों को जैसलमेर के अंदर खड़ीन कहते हैं? क्या बालुका स्तूपों को जैसलमेर में धरियन कहते हैं? क्या बालुका स्तूपों को जैसलमेर में पिलाया कहा जाता है? बड़ा ही गजब का क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में है आज कि बालुका स्तूपों को जैसलमेर की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? आप लोग हमें बताइएगा कि खू कहते हैं कि खड़ीन कहते हैं कि धरियन कहते हैं कि पिलाया कहते हैं। मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं कि सर चूरू शेखावाटी में आता है। मेरे प्यारे, हम जब बात करते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो याद रखना ये सारे के सारे क्षेत्र बिल्कुल भैया अपना शेखावाटी से ही संबंध रखेंगे। अंशिका मीणा, कुलदीप लकवाल, बैसला म्यूजिक स्टूडियो, अनुपमा शर्मा, चंचल, नीलू मीणा, दीपक, दिनेश मीणा, अजब गुर्जर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और ज्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर जो है आपका वो डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, हम डी को तो लॉक करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये भी देखते हैं कि आखिरकार खड़ीन क्या है, खू क्या है, पिलाया क्या है और धरियन क्या होते हैं। मेरे साथियों याद रखना कि जो मारवाड़ के अंतर्गत अस्थायी झीलें बनती हैं, मरुस्थल के अंतर्गत जो अस्थायी झीलें बनती हैं, साथियों उन अस्थायी जो झीलें होती हैं उन अस्थायी झीलों को ही क्या कहा जाता है? पिलाया या खड़ीन कहते हैं। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो जैसलमेर के अंदर रेत के जो टीले बनते हैं और रेत के जो टीले होते हैं, याद रखना ऐसा माना जाता है कि ये हवा के अनुसार अपनी स्थिति भी बदलते रहते हैं। और हवा के अनुसार अपनी स्थिति बदलने के साथ साथ में ये जो टीले हैं, ये टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील अवस्था में भी रहते हैं, जिनको मैंने अभी बताया था कि नॉर्मल भाषा में, हमारी राजस्थानी भाषा में धोरे कहा जाता है। बताया था ना धरती धोरारी। क्या बताया था? धरती धोरारी। और याद रखना, लेकिन यहां पर जो बात की गई है साथियों वो कहां की गई है? जैसलमेर की स्थानीय भाषा की गई है। तो वहां पर इनको जब ऑप्शन में धोरे नहीं है तो क्या करेंगे? धरियन। क्या कहेंगे? धरियन कहेंगे। मैंने आप लोगों के लिए जब थार का मरुस्थल पढ़ाया था तो काफी सारी बातें बताई थी। यहां पर एक सर्प और पाया जाता है, वो सर्प है पीवड़ा सर्प। कौन सा सर्प होगा? पीवड़ा। बिल्कुल। जिन विद्यार्थियों ने आंसर यहां पर मुझे ऑप्शन नंबर डी दिया था धरियन, उन सबका आंसर
बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है मेरे शेरों, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया रे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सबका प्यार प्रेम बना रहे। क्या है कि सर मेरा नेट धीरे धीरे क्यों चल रहा है? कोई नहीं मोनिका बेरवा, हो सकता है कि कोई टेक्निकल इश्यू हो। नेट को ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई पर्सनली कोई दुश्मनी रही हो, चल जाएगा, हो जाएगा। एक बार आप लोग लाइव को दोबारा से रिफ्रेश करके स्टार्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज बिल्कुल नींद कहाँ गई? अरे कोई नहीं बाबा के लाडले, नींद कैसे आएगी रे? जब तक सपना साकार नहीं होगा तब तक ना तो चैन से सोएंगे ना चैन से सोने देंगे, ये दावा है हमारा और हमारी टीम का। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन क्या है भैया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी कैसी है? क्या क्वेश्चन रहा है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी मिट्टी कैसी रही है? क्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी जलोढ़ है? क्या भूरी लाल मिट्टी है? क्या लाल लोमी मिट्टी है? क्या रेतीली बलुई मिट्टी है? किस प्रकार की मिट्टी है? किसके अंदर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। कंफ्यूज मत हुआ करो मेरे शेरों, चाहे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र दे दे, चाहे आप लोगों से थार का मरुस्थल बोल दे। क्या बोल दे? थार का मरुस्थल बोल दे। या फिर कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को रेगिस्तान शब्द दे दे। कंफ्यूज मत होना मेरे शेरों, पश्चिमी मरुस्थल बोल दे, थार का मरुस्थल बोल दे, चाहे रेगिस्तान बोल दे, सबका अर्थ एक ही है। मुझे आप लोग बताइए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की जो है भैया वो मिट्टी होगी? कुछ मेरे प्यारे साथी आंसर दे रहे हैं, के यार जो है वो बता रहे हैं, किरण मीना की सर बी को लॉक कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुनेश लोधबाल हैं, असलम खान, बिल्कुल समय मीना, दीपक, दिनेश मीना, चंचल, कुलदीप मीना, बाबा का लाडला दीनदयाल धौलपुर जी की सर रेगिस्तान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली बलुई मिट्टी है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब बात मारवाड़ की हो रही है तो मारवाड़ में सबसे ज्यादा बिल्कुल बालू मिट्टी का ही प्रभाव है। मारवाड़ की जब बात की जा रही है तो उसे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, और टेथिस सागर की जो मिट्टी है उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा ज्यादा है। यही तो कारण है कि मारवाड़ में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। क्वेश्चन भले एक सॉल्व करवाते हैं, लेकिन 4 यदि ऑप्शन होते हैं तो 4 गुना कर लिया करो। 50 के कितने हो गए कि सर 200 हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन नंबर 2 था, उनका आंसर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही दिशा में था। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग हमें आंसर देते रहे। एक और तगड़ी बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, याद रखना, जलोढ़ मिट्टी की यदि बात कर लेता है तो बता देना प्यारे साथियों कि हमारे राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, कौन सा भाग है? पूर्वी मैदानी भाग है। उस पूर्वी मैदानी भाग के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक और बात बताता हूं साथियों, ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, याद रखना, पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यदि हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए पूरे विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो मेरे साथियों बता देना कि पूरे विश्व की सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ कच्छारी मिट्टी रहेगी। तो हमारे मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। करते हैं ऑप्शन नंबर 2 को लॉक और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कुबड़ पट्टी फैली हुई है। क्या वो राजस्थान का जिला बाड़मेर रहेगा? क्या वो राजस्थान का जिला नागौर रहेगा? क्या वो राजस्थान का जिला जालौर रहेगा? या फिर कौन सा रहेगा? आमेर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, कैसे कहूं आमेर रहेगा, ये तो अजमेर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अजमेर होना चाहिए था। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, अजमेर। इस जगह पर हम जब जिले की बात करेंगे तो यहां पर जो जिला आएगा वो कौन सा? याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 में जब मैं बात करूंगा तो यहां पर जो जिला में लिखूंगा वो तो भैया मैं अजमेर लिखूंगा। आमेर तो हमारे राजस्थान के अंदर कोई जिला है ही नहीं। अब चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या मैं बाड़मेर को लॉक कर दूं? क्या मैं जालौर को कर दूं?
क्या मैं नागौर को कर दूं या फिर अजमेर को कर दूं? मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं मनमोहन मीना की सर ऑप्शन नंबर 3, चंचल सी, दीपक बी, असलम खान, पूजा सैनी जरूर हमें जालोर आंसर दे रही हैं। चंचल बता रही है कि सर नागौर। मनीष मीना है, क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल कि सर ऑप्शन नंबर सी और डी। क्या बात है, दोनों को लॉक करने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे, एक बार में एक ही ऑप्शन लॉक होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर विद्यार्थी नीलू मीणा, विष्णु, दीनदयाल धौलपुर बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया जाए। किरण मीणा भी हमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल। समय मीणा, कुलदीप लकवाल, दीपक, क्या बात है मेरे शेर और शेरनियों, आज आपके जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, इन आंसरों को देखते हुए दिल बिल्कुल गदगद हो गया है। आज हमें इंतजार रहता है आपके इसी प्रकार के आंसरों का। याद रखना मेरे साथियों, बिल्कुल सटीक आंसर जाता है नागौर की ओर। नागौर जिले में कौन सी पट्टी फैली हुई है? कुबड़ पट्टी फैली हुई है। अब बात करते हैं कि इस कुबड़ पट्टी का अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्रिय साथियों याद रखना, हम जब बात करते हैं तो नागौर से लेकर के पुष्कर अजमेर तक, कहां से लेकर के? याद रखना, नागौर से लेकर के, और मेरे साथियों जगह आती है पुष्कर, और पुष्कर जो आती है ये कौन से जिले में आती है? अजमेर में आती है। एक इस प्रकार की पट्टी फैली हुई है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और मेरे प्यारे साथियों याद रखना, ये जो फ्लोराइड की मात्रा है, इस कारण कंडीशन ये है कि यहां पर फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी फैलती है। कौन सी बीमारी फैलती है? आप कहोगे कि सर फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी फैलती है, और इस फ्लोरोसिस नाम की बीमारी के कारण यहां पर रहने वाले लोग जो हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो हड्डियां कैसी हो जाती हैं? टेढ़ी हो जाती हैं। और इसी पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो एक तगड़ी बात आप लोगों के सामने क्या हो गई? ये एक तगड़ी बात ये हो गई कि नागौर से लेकर के पुष्कर अजमेर तक क्या है? आप कहोगे कि सर एक ऐसी पट्टी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा है, और इस फ्लोराइड की मात्रा के कारण साथियों क्या है? आप कहोगे कि सर यहां पर रहने वाले लोगों में फ्लोरोसिस की बीमारी होती है, और उस बीमारी के कारण यहाँ के लोग जो हैं उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो सटीक आंसर जो रहेगा, बिल्कुल मेरे साथियों अजमेर भी दे दिया है, तो सर 3 और 4 को लॉक कर दें। इसका मतलब ये था कि उसने आमेर जो दिया था वो पहले सही दिया था। याद रखना, सटीक आंसर जाता है नागौर की ओर। किधर जाता है? नागौर की ओर। और यदि विस्तार पूछ लेता तो विस्तार कर देते नागौर टू अजमेर। कहां कर देते? नागौर टू अजमेर तक कर देते। तो जिन मेरे साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर उन्होंने 3 दिया है या नागौर को आंसर बताया है, उनका आंसर बिल्कुल एकदम सटीक दिशा में, बिल्कुल सही दिशा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है विष्णु जी, बड़े अच्छे तरीके से राधे राधे। बिल्कुल भैया, मैं भी स्वीकार करता हूं आपके इस राधे राधे को। राधे राधे, नमस्कार। बिल्कुल मेरे भैया, शुभ संध्या। आगे देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शेखावाटी क्षेत्र में पशु चारागाह के मैदानों को क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र सब जानते हैं मेरे प्यारे साथी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो क्षेत्र है, याद रखना उसे किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी के नाम से जानते हैं। और उस शेखावाटी के अंदर जो चारागाह है, क्या उन्हें जोहड़ कहते हैं, क्या उन्हें बांगर कहते हैं, या बीड़ कहते हैं, या बीहड़ कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आप मुझे बताओ कि उसे क्या कहेंगे। ये क्या है विष्णु कि हड्डियों में जेके सुपर सीमेंट लगन? क्या बात है रे, आज तो मेरी क्लास में एक से एक बड़ा महान शायर बैठा हुआ है। आज तो हमारी क्लास में एक से एक बड़ा विद्वान बैठा हुआ है कि सर हड्डियों को क्यों ना जेके सुपर सीमेंट से जोड़ दें। ना मुन्ना ना, ऐसे कैसे हो जाएगा रे, हड्डियां जेके सीमेंट से जुड़ने लगी तो जो एमबीबीएस करके डॉक्टर बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? मेरे भैया ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बड़ी अजीब बात कर दी। इसका आंसर दीजिएगा कि शेखावाटी क्षेत्र में जो पशु चारागाह के जो मैदान हैं उन्हें किस नाम से जानेंगे? क्या उन्हें जोहड़ कहते हैं, क्या उन्हें बांगर कहते हैं, क्या उन्हें बीहड़ कहते हैं, या फिर उन्हें बीड़ कहते हैं?
मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं आंसर आ चुका है। पूजा मीना, बेसला म्यूजिक स्टूडियो, दीपक, दिनेश मीना, KR, मोनिका वेरवा, कुलदीप लकवाल, नीलू मीना, समय मीना, दीनदयाल धौलपुर। क्या बात है रे, ऐसे मान के चलो जैसे बरसात के मौसम में बरसात होती है, इस तरीके से आज तो आप लोग बड़ा ही अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि बड़े गंभीरता के साथ में पढ़ करके बैठे हुए हो। बिल्कुल 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 बेसला म्यूजिक स्टूडियो जी, जब आप सबका काफिला जिस ओर जा रहा है तो क्यों ना हम हमारे रथ को उसी दिशा में अग्रसर करें। तो बिल्कुल आंसर जाता है प्रश्न का बीड़। क्या जाता है साथियों? बीड़। याद रखना, शेखावाटी क्षेत्र में जिस चारागाहों में पशु चराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। तो जिन मेरे साथियों का आंसर बीड़ था, ऑप्शन नंबर 4 था, उनका आंसर एकदम करेक्ट। बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के पुनः फिर सामने है। देखिएगा कि पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? जो पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पर बनते हैं, उन बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? क्या उन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं? क्या उन्हें अनुप्रस्थ कहते हैं? क्या उन्हें नेवका कहा जाता है? या फिर उन्हें बरखान कहा जाता है? देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न आप लोगों से बोल रहा है कि जो समकोण पर पवनों की दिशा में जो बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें अनुदैर्ध्य कहेंगे या फिर उन्हें अनुप्रस्थ? अरे क्या बात है रे सर, विष्णु भैया की जोड़ेंगे सबसे पहले। क्या मेरे भैया? बिल्कुल बिल्कुल सर, बरसात के मौसम में बरसात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब बरसात का मौसम होगा तभी। लेकिन पता नहीं, हमारा एक भारत, हमारा राजस्थान रंगीला राजस्थान है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या नहीं हो सकता। ये तो आप लोगों ने वो बात कर दी मेरे भैया। आपके लिए बताऊं, अच्छा बांगर, ज्यादातर विद्यार्थी बांगर की तरफ जा रहे हैं कि सर बांगर कैसे होगा मेरे भैया? बांगर और खादर तो नदियों की मिट्टी को कहते हैं। नदियों की जो मिट्टी होती है ना, यानी कि जो कहते हैं कि नवीनतम जो मिट्टी होती है, जो नई खुद करके आती है, उसे तो कहते हैं खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं बांगर। चल वे, बांगर आंसर कैसे कर दिया रे विष्णु तूने? बांगर तो ऑप्शन में ही नहीं है मेरे भैया। कुलदीप लकवाल बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। क्या पूछा गया है? पहले प्रश्न को तरीके से देखो। प्रश्न ये है मेरे प्यारे साथियों कि पवनों की दिशा के समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर मान के चलो इधर से हवा चल रही है, इधर से पवन चल रही है, तो कोई इस प्रकार का जो बालुका स्तूप बना हुआ है, यानी कि इस प्रकार से जो बालुका स्तूप बना हुआ है, ये आपकी मिट्टी है। बिल्कुल यहां पर आपका उसने जो 90 डिग्री का कोण बना दिया है हवा को काटते काटते, पीछे की तरफ इस प्रकार से वो बालुका स्तूप है, तो इसे क्या कहेंगे? मेरे प्यारे साथियों याद रखना, जो 90 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री का मतलब है कि जो आपके पवनों की दिशा के समकोण पर जो बालुका स्तूप बनते हैं, ऐसे बालुका स्तूपों को हम लोग क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन नंबर 2 था, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप था, उनका आंसर एकदम फिर सटीक, बिल्कुल सही। अरे थपथपाओ ना रे खुद अपनी हाथ से अपनी पीठ को कि हमने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो बालुका स्तूप 90 डिग्री के कोण पर बनते हैं उन बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। क्या बात है रे मेरे शेर और शेरनियों, आज तो आपके आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही तो टेस्ट सीरीज देने में बड़ा मजा आता है। देखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक रन, अब समझने की कोशिश करना कि रन क्या है। तो राजस्थान में सर्वाधिक रन किस जिले में पाए जाते हैं? क्या गंगानगर होगा? क्या जैसलमेर रहेगा? क्या बीकानेर रहेगा? क्या बाड़मेर रहेगा? हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो रन है वो कौन से जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं? क्या बात है जीतू भैया, सिर दर्द करके क्यों? कोई दिक्कत नहीं भैया। अच्छा देखिएगा आगे, देखिए समय मीना बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीपक, पूजा मीना का हमारे पास में आंसर आ चुका है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक रन पाए जाते हैं वो किस जिले में पाए जाते हैं। क्या राजस्थान में सर्वाधिक रन श्री गंगानगर में है? क्या राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में है? क्या राजस्थान में सर्वाधिक रन जो है वो बाड़मेर में है? या फिर बीकानेर के अंतर्गत पाए जाते हैं? रन टाट
खड़ीन, पिलाया। आप लोग समझ गए होंगे कि बरसात के दिनों में क्या कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, कि वर्षा के दिनों में थार के मरुस्थल में, वर्षा के दिनों में रेगिस्तान में या थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें बनती हैं, थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें बनती हैं, उन अस्थायी झीलों को ही क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर उन्हीं को रन कहते हैं, उन्हीं को टाट कहते हैं, उन्हीं को खड़ीन कहते हैं, उन्हीं को पिलाया झील कहते हैं। लो मेरे भैया, आपका 80% सवाल तो मैंने सॉल्व कर दिया, 20% आपके पास में है। तो विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, जैसलमेर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक रन, टाट, खड़ीन, पिलाया झील बनती है वो जैसलमेर में बनती है। कहां पर बनती है? जैसलमेर में बनती हैं। जिन विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैसलमेर था, उनका आंसर बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम सही। क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, किरण, मीणा, विष्णु, दीनदयाल, धौलपुर, बिल्कुल आप सबका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के फिर उपस्थित है कि पूर्णतः रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? पूर्णतः रेतीले मरुस्थल को क्या रेग कहते हैं, क्या हम्बादा कहते हैं, क्या इर्ग कहते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। जो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेतीला भाग है, बालू मिट्टी का अत्यधिक प्रभाव पाया जाता है। इतनी ज्यादा बालू मिट्टी है कि जहां देखते हैं चारों तरफ वहां बालू मिट्टी ही बालू मिट्टी नजर आती है। किसी भी प्रकार की कोई चट्टान नहीं, किसी भी प्रकार का कोई पथरीला मरुस्थल नहीं। तो उस भाग को क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? अच्छा, बिल्कुल 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 सर टाका भी कहते हैं। अरे मेरे भैया बिल्कुल, आगे देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि राजस्थान में जो पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है, उस रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं। क्या बात है रे मेरे शेर और शेरनियों। लेकिन फिर मुझे एक चीज की कमी महसूस हो रही है कि जितने विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है। अरे यार, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, फिर भी आप लोग पता नहीं जाने क्यों अपना प्यार प्रेम दिखाने में हमें कंजूसी देते हो। यदि आप लोगों के लिए सीरीज अच्छे तरीके से चल रही हो, यदि देखने में आपको सच में वो फीलिंग आ रही हो कि सर वास्तव में आज तो बड़ा मजा आ रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही हो, तो एक बार मुझे थंब का इमोजी तो बनता है यार, इतना तो दे दिया करो। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है मुझे आपके इमोजी का। मैं आपके लिए क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं, तब तक पीछे की तरफ में बाद में देखूंगा कि कितने विद्यार्थियों ने क्या अपना प्रभाव हम पर दिखाया है। कि राजस्थान के अंदर जो पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है, उस पूर्णतः रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि सर उस मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है, ना उसे रेग कहते हैं, ना उसे हम्मादा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उसे इर्ग कहते हैं। तो याद रखना, बिल्कुल 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 कुलदीप, मीणा, जीतू, मुनेश, लोधवाल, समय, मीणा, कुलदीप, मुनेश, बिल्कुल विष्णु भैया, असलम खान, चंचल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। यहां पर देखिएगा कि हमारे राजस्थान में जो पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है, उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे इर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे इर्ग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पुनः फिर अपनी उपस्थिति दर्शाता है, और देखिए मुझे बताइए कि क्या रहेगा इसका आंसर। लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? क्या श्रीगंगानगर में है, क्या जैसलमेर में है, क्या बीकानेर में है, क्या बाड़मेर में है? अरे इसका आंसर तो बिल्कुल सटीक दिशा में देना है भैया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिएगा क्या कह रहा है कि राजस्थान में लाठी सीरीज जो क्षेत्र है, लाठी सीरीज क्षेत्र जानते हो ना, जिसे भूगर्भित जल पट्टी कहते हैं। पिछले प्रश्न में मैंने कुबड़ पट्टी करवाई थी नागौर से लेकर के अजमेर के बीच में, जहां के जो लोग हैं उनके अंदर फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। फ्लोराइड के कारण हड्डियां तिरछी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। बिल्कुल वो जो था वो नागौर के अंदर था। यहां पर लाठी सीरीज क्षेत्र पूछा है, और आप लोगों को बताना है कि राजस्थान के अंदर लाठी सीरीज क्षेत्र कहां है। क्या बात है रे, फिर से तुमने तो वही बरसात लगा दी आंसरों की। चंचल, केआर, मीना, कुलदीप लकवाल, विष्णु, रवि कुमार, कुलदीप, प्रिंस मालवीय, पूजा सैनी, मोनिका बेरा, कुलदीप, बिल्कुल 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 मोनिका बेरवा जी। ज्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दिया जाए। विष्णु बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए।
बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग चारों तरफ से हमें अलग अलग प्रकार से आंसर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारे साथ राजस्थान के कोने कोने से बच्चा जुड़ा हुआ है। ये सब आपका प्रयास ही तो है मेरे साथियों, आप लोगों का प्रयास, हमारी यहां से की जाने वाली आप लोगों के लिए त्याग और बलिदान के साथ मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। हम अपना परचम लहराएंगे और गर्व से कहेंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी भी आज राजस्थान के हर जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे इस सपने को साकार करने का काम आप लोग ही करोगे। तो इसका आंसर देते हैं। आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? आप कहोगे कि सर आंसर रहेगा जैसलमेर। क्या रहेगा? जैसलमेर रहेगा। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान के अंदर हम देखते हैं जैसलमेर जिले में एक जगह पड़ती है। जगह का नाम है मेरे प्यारे साथियों पोखरण। कौन सी जगह है? पोखरण है। और पोखरण से लेकर के एक जगह और आती है, उस जगह का नाम है मोहनगढ़। बीच की दूरी की यदि मैं बात करूं तो लगभग 80 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। ये एक भूगर्भित जल पट्टी है, याद रखना, इसी को लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये वही लाठी सीरीज है जिसमें राजस्थान की, पूरे भारत की बांस के बाद दूसरी सबसे लंबी घास पाई जाती है, और जिस घास का नाम आप लोग लिखते हो सेबड़ घास। कौन सी घास? सेबड़ घास। आप कहोगे कि सर सेबड़ के साथ साथ हमने एक घास और सुनी थी, वो थी धामड़ घास। याद रखना, सेबड़ जो घास है वो आपके राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, जिसे आप लोग कहते हो गोड़ावन। क्या कहते हैं? गोड़ावन कहते हैं। ये गोड़ावन पक्षी की सबसे पसंदीदा घास है। गोड़ावन जो पक्षी है वो याद रखना इसी घास में अपनी प्रजनन की क्रिया करता है। याद रखना कौन सी घास में? आप कहोगे कि सर सेबड़ घास में। सेबड़ जो घास है याद रखना पौष्टिक होती है। कैसी होती है? पौष्टिक। इस कारण इसे दुधारू पशुओं के लिए खिलाया जाता है, और दुधारू पशुओं के लिए खिलाने से याद रखना ये जो घास है इसे खाने से ये जो जानवर हैं अच्छी मात्रा में क्या देते हैं? दूध देते हैं। वहीं धामड़ घास की बात कर लेता हूं साथियों। याद रखना रे, धामड़ घास जो है ना, इसका उपयोग जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो अपने घावों को भरने में करते हैं। किसको भरने में करते हैं? घावों को भरने में करते हैं। आपने देखा होगा आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम और आप जो किसान हमारे भाई बहन हैं, यदि खेतों में काम करते समय उनकी उंगली कट जाती है तो वो अस्पताल की तरफ नहीं भागते, वो खेत की मेड़ की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्हें उस औषधि का, उस रूखड़ी का, उस घास का पता है, जो घास उनकी कटी हुई उंगली के खून को तुरंत बंद कर सकती है। इसी प्रकार से आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो लोग अपने शरीर के घावों को भरने में कौन सी घास का प्रयोग करते हैं? धामड़ घास का प्रयोग करते हैं। और याद रख लेना साथियों, एक और तगड़ी बात आप लोगों के बीच में कि आदिवासी समाज के अलावा धामड़ घास का उपयोग जो है वो डायबिटीज की दवाई बनाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? डायबिटीज की दवाई बनाने में भी किया जाता है। क्या बात है रे सर, आप लोगों ने तो हमें लगातार 3-4 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में सॉल्व करवा दिए। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, बड़े काम की जानकारी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जब जब ऐसी महत्वपूर्ण बातें आएंगी तब तब आपको स्क्रीनशॉट मारना है। ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित है साथियों कि 56 की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में हैं? क्या बाड़मेर में है? क्या जालौर में है? क्या जैसलमेर में है? या जोधपुर के अंदर है? 56 की पहाड़ियां पूछी हैं, बताइएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल 60 किलोमीटर बता रहे हैं। बिल्कुल भैया, कुछ किताबें 60 भी बताती हैं, कुछ 80 भी बताती हैं। इसका आंकड़े को लेकर के परेशान मत होइएगा। बिल्कुल 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 आपका 60 भी सही है, 80 भी सही है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा कि राजस्थान में जो 56 की पहाड़ियां हैं, वो 56 की पहाड़ी हमारे, बिल्कुल मुनेश जी मैंने बात को सुन लिया है। बिल्कुल 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 60 भी सही है, 80 भी सही है। कुछ किताबों में 60 किलोमीटर भी दिया गया है, 80 भी दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा कि हमारे राजस्थान में जो 56 की पहाड़ियां हैं वो आपके कौन से जिले के अंतर्गत आएंगी? क्या वो बाड़मेर में आएंगी? क्या वो जोधपुर के अंतर्गत आएंगी? या फिर किसके अंतर्गत आती हैं? क्या पूछी हैं? 56 की पहाड़ियां पूछी हैं मेरे प्यारे साथियों।
56 की पहाड़ियों की यहाँ पर बात की गई है। तो याद रखना बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल बिल्कुल। धीरज कुमार बंशीवाल जी नमस्कार भैया, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। जुड़े रहिएगा और देखिए अगले क्वेश्चन की ओर कि सर राजस्थान में 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं। मेरे साथियों, मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि हमारे राजस्थान में जो 56 की पहाड़ियां हैं वो कौन से जिले से अपना संबंध रखती हैं। तो 56 की जो पहाड़ियां हैं वो आपके बाड़मेर जिले से संबंध रखेंगी। किससे रखेंगी? बाड़मेर जिले से। क्या मतलब है सर 56 की पहाड़ियों का? मैं आपके लिए बता देता हूं कि बाड़मेर जिले में 56 छोटी छोटी गुंबदाकार इस तरीके से पहाड़ियां हैं और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर 56 की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियां कहते हैं। और ये जो पहाड़ियां हैं याद रखना लगभग 11 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। कितने क्षेत्र में? 11 किलोमीटर के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूं, कमेंट्स बॉक्स में जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हर विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए कि राजस्थान में 56 का मैदान कहां है। यह क्वेश्चन मैंने करवाया है, यहां इसका आंसर नहीं मांग रहा, वीडियो के अंत में आंसर मांगूंगा। जब वीडियो पूरी हो जाएगी तो जो आपकी चैट हमें दिखाई देती है वहां पर आंसर दीजिएगा कि राजस्थान में 56 का मैदान कहां पर है। यहां देने का प्रयास मत करना, आंसर वहां देना है। वहां मैं देखूंगा और कल की वीडियो में बताऊंगा कि मेरे किन साथियों ने इसका सही आंसर दिया है। 56 का मैदान सुन लेना, राजस्थान में क्या पूछ रहा हूं, 56 का मैदान कहां पर है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सटीक आंसर होता है वो होता है आपका बाड़मेर। क्या होता है? बाड़मेर। आज की क्लास पर लगाते हैं यहीं पर पूर्ण विराम। मेरे प्यारे साथियों जुड़े रहिएगा, पर डे रेगुलर शाम 6 बजे राजस्थान भूगोल। इसके बाद में यदि मैं बात करूंगा तो आपकी 7 बजे से आपकी लगेगी सामान्य हिंदी लगभग। उसके बाद में बात करूंगा तो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास भी रहती है हमारे यहाँ पर। जुड़े रहिएगा, ऐसे ही प्रश्नों के साथ कल फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, शुभ संध्या।